नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, भारत में 2024 की तस्वीर धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो गई है। कौन इस पाले में है, कौन दूसरे पाले में है, ये तस्वीर भी अब करीब करीब उसके ऊपर जो धुंध छाई हुई थी अब छटनी शुरू हो गई है। अब एहसास होना शुरू हो गया है कि कौन पाले के इस साइड में है और कौन पाले के उस साइड में है। लेकिन जहां जगन रेड्डी और नवीन पटनायक सबको पता है कि वो मोदी जी के प्रति सॉफ्ट हैं और वो उन्हीं की बी टीम के रूप में काम करते हैं। एआईएडीएम के भी देखा जाए तो अन्ना द्रमुड़, हालांकि उनका कोई बहुत बड़ा स्थान रह नहीं गया अम्मा के जाने के बाद, लेकिन कुछ खिलाड़ी और हैं। अब उनके बारे में भी एक तरीके से कंफर्मेशन होना शुरू हो गया है कि वो भी विपक्ष के खेमे में नहीं है, पर हो सकता है पक्ष के खेमे में उतरे ना हो, लेकिन धीरे धीरे वो खिसक कर पक्ष के खेमे में जा रहे हैं। और पक्ष है मोदी जी का। एक अलग खेल भारत की राजनीति में खेला जा रहा है। ममता का स्टेटमेंट कल आता है, सीपीएम और कांग्रेस को बंगाल छोड़ देना चाहिए और वहां से चुनाव नहीं लड़ने चाहिए, वरना मुझसे लोकसभा के अंदर या लोकसभा चुनाव में किसी सहयोग की उम्मीद ना की जाए। केजरीवाल कहते हैं सेम टोन के अंदर कांग्रेस से कि आप दिल्ली छोड़ दो तो हम मध्य प्रदेश और राजस्थान छोड़ देंगे। ये दूसरी। तीसरी, केसीआर महाराष्ट्र में आके कहते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे गुलाबी रंग का, उनका गुलाबी निशान है सारा का सारा, कि अब हम महाराष्ट्र की राजनीति में तहलका मचाने आ रहे हैं और कोई हमें आउटसाइडर ना समझे। और चौथे, एक ऐसे खिलाड़ी जो ना इधर के ना उधर के, जो एक किस्म से विधानसभा में योगी के खिलाफ लेकिन लोकसभा के अंदर उनकी बोलती बंद है, वो ऑलमोस्ट मोदी के साथ है। लोगों को हैरानी होगी सुनकर, वो है अखिलेश यादव। ये कभी कभी घर से बाहर निकलते हैं एक लाल रंग की टोपी पहन के और दो चार वक्तव्य दे के ट्वीट करके फिर अंदर चले जाते हैं। आपने इन्हें सड़कों पर बहुत कम देखा होगा। नाम है समाजवादी पार्टी। बहुत सारे लोग उम्मीदें बांध के बैठे हुए थे। पीछे एक प्रोग्राम आया था सर्वे का, आरएसएस का सर्वे, की शायद यूपी में बीजेपी की सीटें 40 से 50 तक आ सकती हैं, तो बाकी 30 सीटें किसकी हैं? ना तो मायावती में इतनी हिम्मत है कि 5 सीटें ले सके, और ना ही अखिलेश यादव में आज की डेट में इतनी हिम्मत है कि 5 सीटें ले सके। ये सही बात है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जब कंपटीशन नहीं है तो फिर योगी जी ही 70 सीटें लेके जाएंगे। ये बात भी क्लियर है। गुजरात में कोई है ही नहीं है और उत्तराखंड में भी कोई नहीं है। तो ये 3 स्टेट ऐसे हैं जो 111 सीटों वाले हैं, जहां पर बीजेपी अभी भी सुप्रीम है। पर अब खेल क्लियर हो गया, तस्वीर साफ हो गई, धुंध छट गई है कि हाँ, केसीआर, केजरीवाल, ममता और अखिलेश एक अलग किस्म का खेल भारत की राजनीति में खेल रहे हैं, जो विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। वो विपक्ष जिसको नीतीश बाबू साधने की कोशिश कर रहे हैं शरद पवार और उद्धव के साथ मिलकर। इसी पर चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। वीरेंद्र सेंगर जी आज जुड़ रहे हैं हमारे पास उत्तराखंड से, नैनीताल से, धनंजय कुमार जी मुंबई से, राजेश ठाकर जी गुजरात से और अनिल जैन जी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नमस्कार आप सबको और जय हिंद। सबसे पहले राजेश ठाकर जी आपके पास ही आता हूं। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आप काफी व्यस्त रहते हैं बीच में, तो मैंने सोचा चलिए आज शुरुआत आपसे कर लेते हैं। भारत की राजनीति में एक नया खेल चल रहा है सर, ये पर्दे के पीछे का खेल है और ये विपक्ष की एकता को पंक्चर करने का खेल है। समझ में नहीं आता कि जो सामने आके कहते हैं कि चौथी पास है, अंदर उसी चौथी पास के साथ काम करते हैं। आपकी टिप्पणी केसीआर, केजरीवाल, ममता, अखिलेश के इस गेम के ऊपर। ठाकर साहब। जी दिनेश जी, जब से ये प्रयास शुरू हुए नीतीश बाबू के तरफ से कि सारे विपक्ष को एक किया जाए, तभी से मैं हर डिबेट में ये बात कह रहा हूँ कि अभी आपको लग रहा है कि सारे लोग एक हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो उसमें से पर्टिकुलर एक अखिलेश जो है वो थोड़ा मेरे लिस्ट में नहीं थे, लेकिन ममता, केसीआर और केजरीवाल, ये तीनों क्लियर था कि वो इस गठबंधन के अंदर जाएंगे नहीं। उसमें केजरीवाल की वजह यह है कि वो अपने आप को भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरा जो है वो नेशनल जो है पार्टी वो समझने लगे हैं। उनको ये लग रहा है कि जहां जहां कांग्रेस के बिहाफ में वैक्यूम बनेगा, वहां आम आदमी पार्टी को जगह बनाने की जो है अवकाश मिल जाएगा। तो
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश की राजनीति में हम लोग जो है वो आ सकते हैं। तो वो अपना जो इंटरेस्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट की तरह से देख रहे हैं। दूसरी चीज ये है, उनका जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स ही कांग्रेस की मुखालफत करके शुरू हुआ था। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों एक सरीके से हैं, 50 साल उन्होंने लूटा, अब ये लोग लूट रहे हैं। तो उनका ये राजनीतिक एजेंडा है। अगर वो कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो उनका जो एक डिफरेंट पार्टी ये सारी पार्टियों से है, ये जो जताने की कोशिश है, उस कोशिश के अंदर दिक्कतें आ सकती है। और इसीलिए अगर आपको दिल्ली में कांग्रेस के साथ रहना है और फिर गुजरात में आकर कांग्रेस की मुखालफत करनी है, तो कहीं पर वो दावा टिक नहीं सकता। ऐसी चीज जो है वो ममता बनर्जी के लिए है कि लेफ्ट और कांग्रेस के साथ दिखने से उनका जो स्टेट का पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स में उनको लग रहा है कि वो बिगड़ सकता है। क्योंकि आप अगर राष्ट्रीय चुनाव के अंदर कांग्रेस के साथ या लेफ्टिस्ट के साथ अपना मंच साझा करते हैं और फिर जब प्रदेश की राजनीति आती है तो एक दूसरे पर गाली गलौज करते हैं, तो वो जो जनता है वो पचा नहीं पाएगी। तो ये पर्सनल इंटरेस्ट है, केसीआर का भी पर्सनल, और ये तीनों नेता ऐसे हैं कि जिनकी एक सीमाएं हैं। राजनीतिक जो है उनका जो प्रभाव है उनकी एक तय सीमा है। उस सीमा से बाहर जो है उनके लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है। ममता बनर्जी को आप देखो तो पश्चिम बंगाल के बाहर उनका कोई प्रभाव नहीं है, वहां पर उनका कोई स्टेक नहीं है। तो वो सबसे पहले जो है वो अपने राज्य की पॉलिटिक्स है उसको प्राथमिकता देगी, और इसीलिए वो कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहाने से जाने से जो है अपने आप को रोक रही थी। राहुल गांधी के बारे में भी ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट पहले ही दे दिया था। और केजरीवाल का बिल्कुल साफ है, वो पहले से ये कह रहे हैं कि हम इन दोनों के खिलाफ राजनीति करें। अब आप देख रहे हो, एक छोटे से जिले का शहर दिल्ली, उसकी अवैध में वो मांग क्या रहे, मध्य प्रदेश और राजस्थान हम छोड़ देंगे। जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर वो 20-22 सीट लेके आने वाले हो। तो एक ऐसा बार्गेनिंग जो है वो कर रहे हैं कि जिससे कांग्रेस अगर उसमें आ भी जाए तो वो कांग्रेस कमजोर दिखेगी। दूसरी चीज ये है, कांग्रेस के लिए भी ये दिक्कत है कि सारी जगह पर जितनी प्रादेशिक पार्टियां है जो मजबूत है, वहां वहां पर अपना जो है दावा वो छोड़ देगी, तो पार्टी टिक कैसे पाएगी नेशनल पार्टी के तौर पर। क्योंकि उनका जो संगठन है वो संगठन जो है वो भी खत्म हो जाएगा। जहां जहां पर कोई भी पार्टी है, आज भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में सारी सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है, फिर भी वो लड़ती है क्योंकि उनका संगठन जो है वो जिंदा रहे। तो कांग्रेस के लिए भी दिक्कत ये है कि अपने संगठन को अगर जिंदा रखना है और प्रादेशिक इलेक्शन के अंदर एक दूसरे को मारकाट की पॉलिटिक्स करनी है और फिर वो नेता जो है वो एक मंच पर साझा दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मॉरल भी तोड़ता है। तो कांग्रेस की भी एक दिक्कत है कि वो भी जो इतना कर सकती है वो ही कर सकती है, उससे ज्यादा जो है उसका नेशनल इंटरेस्ट खत्म करके वो ये गठजोड़ है उसमें जा नहीं सकती। और इसी चीज का जो फायदा है ये ममता है या केसीआर है या केजरीवाल है कर रहे हैं। अखिलेश का भी ये है, अगर कांग्रेस को मजबूत करते हैं, आप सोच लो अगर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर अच्छा नतीजा लेके कांग्रेस आई तो हिमाचल कर्नाटक के बाद दूसरे 2 राज्य और उससे कांग्रेस जो है वो दिख रही है उससे मजबूत दिखेगी। तो कांग्रेस जैसे ही मजबूत होती है उत्तर प्रदेश के अंदर जो दिक्कतें हैं वो समाजवादी पार्टी और मायावती दोनों को होगी, क्योंकि वो कांग्रेस के कमजोरी का जो है वो फायदा उठाकर ही वो मजबूत हुए हैं। तो उनके लिए ये भी एक दिक्कत वाली बात है कि अगर कांग्रेस प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लेवल पर अगर मजबूत हो गई तो हो सकता है कि वो यहाँ पर जिंदा हो जाए। तो ये चीजें ऐसी है कि कांग्रेस के अंदर जान फूंकने वाली बात है। तो ये अपना जो इंटरेस्ट है, तो सबको अपनी दुकान चलानी है, किसी को अपनी दुकान बंद नहीं करनी है। थोड़ा बहुत माल आपका लेकर अपनी दुकान पे रखेंगे लेकिन वो बेचेंगे नहीं। तो इस प्रकार का जो गठजोड़ है वो गठजोड़ अगर बन भी जाता है तो इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद जो है उसका जो स्वरूप आएगा वो भी ऐसा आएगा कि वो स्थिर सरकार वो दे नहीं सकते और मैसेज जो है वो लोगों के बीच में अच्छा जाएगा। तो आखिरकार कांग्रेस यही करेगी कि जो अपने तरीके से वो जो है पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ेगी। जो लोग उनके साथ आ सकते हैं जैसे कि शिवसेना है या एनसीपी है या दूसरी कोई पार्टी है, जेडीयू हो सकता है बिहार के अंदर जो है वो समाधान कर ले कांग्रेस के साथ।
तो वही जगह पर कांग्रेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज करेगी। नेशनल इंटरेस्ट में कांग्रेस भी जो है वो झुकने वाली नहीं है, और जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसमें जहां पर प्रादेशिक नेता जो है मजबूत है, वो भी अपनी जो राजनीति है उसको दांव पर लगाकर राष्ट्रीय राजनीति करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये पहले से दिख रहा था और अब जो है ये बिल्कुल साफ हो गया है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी से आपको इतनी दिक्कत है, आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आज जेल में हैं, आपके सत्येंद्र जैन अभी जेल में डाल दिए गए हैं, केजरीवाल और राघव चड्ढा के ऊपर भी जो है वो तलवार लटक रही है। आप समझते हैं कि किस प्रकार की राजनीति देश के अंदर हो रही है, और उसके बावजूद भी आप एक ऐसी पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं जिसका जो फायदा है वो सीधे सीधा भारतीय जनता पार्टी को होगा। अगर आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ते हो, जितने भी वोट काटते हो, यहाँ गुजरात के अंदर 156 आई, उसमें बहुत बड़ा सहयोग जो है आम आदमी पार्टी के 42 लाख का है। तो यही जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पर जो है मजबूत हो रही है। तो एक तरफ से आप ये बता रहे हो कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम को जो है वो चेंज करने के लिए सिस्टम के अंदर हम आए हैं, तो वही सिस्टम का जो है वो आप हिस्सा बन रहे हो। कहीं ना कहीं किसी प्रकार के एक राजनीतिक इंटरेस्ट की वजह से नेशनल इंटरेस्ट जो है, जो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है, जो संविधान खतरे में है, न्यायपालिका खतरे में है, जो जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं, हालांकि वो स्तंभ अभी रहा नहीं है, वो मीडिया जो है खतरे में है। तो सारी जो संविधानिक संस्था है वो सारी खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में, ये आप स्वीकार कर रहे हैं, और उसके बाद भी एक ऐसा पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसमें आप कोई बलिदान देना नहीं चाहते। तो मैं समझता हूं कि वो परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो है मदद हो रही। जी, मैं धनंजय जी आपके पास आता हूं। आपने